नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर है जो कि हमने पिछले चैप्टर तक चैप्टर सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर सेकंड को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा चलने वाला है नया चैप्टर वाला है चलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि हमारा जो चैनल का नाम है वो क्या है, स्टूडेंट एकेडमी है। और आपको जब आप हमारे चैनल पे आते हो तो उसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन मतलब कि ये जो बेल की घंटी ऐसी बनी होती है ना इस तरीके से जो उसको आप क्या कर दिया करो, प्रेस कर दिया करो, मतलब कि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो चैनल पे आइए, कंटेंट देखिए, सब्सक्राइब करके तभी जाया करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए कि वीडियो आपको एंड तक आपको देखकर क्या जाने वाला है। ठीक है, आज लंबा प्रोसेस है, आज मैक्सिमम वीडियो को लॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो क्लास कौन सी क्लास है। अगर हम क्लास की बात करें तो यहाँ पे क्लास हमारा कौन सा है, 9th क्लास क्या है, 9th। ठीक है, 9th क्लास है, उसमें हम सीखने वाले हैं आज चैप्टर जो हमारा न्यू चैप्टर चलेगा। कौन सा, न्यू चैप्टर। ठीक है, न्यू चैप्टर चलने वाला है हमारा आज गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण सर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है क्या। अब इन सब नियम को किसने बनाया इनके बारे में हम अच्छे से आज के सेशन में लेक्चर में जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि पृथ्वी पर हम रहते हैं, लेकिन हम किस बल के कारण रहते हैं वो हमें नहीं पता। नॉर्मल भाषा में बात करें तो हमें अगर एक व्यक्ति चाहे, एक जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ जानता है कि हम पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, हमने पृथ्वी पे क्या किया, जन्म लिया, हमें रहना है, खाना है, कमाना है, बस इतना कुछ करना है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण है क्या, नियम किसने दिया, इन सब चीजों के बारे में हमें भी जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कैपिटल जी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, कैपिटल जी के नाम से भी हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी पर सभी वस्तु आपस में टिकी हुई होती है। समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता है जिसके कारण कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर टिकी हुई होती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम लोग जमीन पे ना रह पाते। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है वहां पे जी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नगण्य होता है, इसलिए अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति क्या होता है, गोल गोल घूमता है, मतलब वो हवा में ही तैरता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहता नहीं है, मतलब आकर्षण बल होता ही नहीं है जिसके कारण वो व्यक्ति वहां पे खड़ा हो सके। समझ में आया? लेकिन हमारे पृथ्वी पर ऐसा बल पाया गया है, ऐसा आकर्षण बल पाया गया है कि जिससे हम पृथ्वी पे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ घर भी बना सकते हैं। इस तरीके से उसमें बल आकर्षण बल है। ठीक है, कई सारे वैज्ञानिक आए, कई सारे वैज्ञानिक ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई आकर्षण बल है, कोई आकर्षण बल लग रहा है। उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे होते हैं सर आइजैक न्यूटन जी का। इसका सर आइजैक न्यूटन जी, सर आइजैक न्यूटन जी जो हमारे थे, उन्होंने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण का क्या किया, खोज किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। जब उन्होंने खोज किया, अब खोज कैसे किया उनको हम बता देते हैं आपको। खोज भाई उन्होंने कैसे किया, देखो उनके खोज करने का रीजन है। अब इनकी कहानी बड़ी अच्छी है, इनकी कहानी जो है बड़ी अच्छी है। उन्होंने ये बताया खोज में, देखो हमारे जो न्यूटन साहब थे, हमारे जो न्यूटन साहब थे वो कोई बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास एक जुनून था। वो कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अगर आप न्यूटन जी के बारे में आप जानोगे, उनके बारे में आप जानोगे तो न्यूटन जी हमारे जो थे एक 9वीं फेल थे।
क्या थे? 9वीं फेल थे, जिन्होंने अपने आप को बंद करके एक नियतांक नहीं कई सारे डेरिवेशन की खोज की जिन्होंने, और उन्होंने अपना नाम रख दिया। अब ये समझो कि 9वीं फेल व्यक्ति आपको एक फार्मूला देकर गया, एक सिद्धांत आपको देकर गया है। 9वीं क्लास में आप भी हो, ये समझना बड़ी बात है। न्यूटन जी ने कहा, न्यूटन जी एक पेड़ के फल मतलब सेब के फल के नीचे बैठे थे, और जैसे ही वहां पर वो बैठे थे तो उनके सर पे क्या गिरा? एक फल गिरा। क्या गिरा सर पे? एक फल गिरा, जिसके कारण क्या हुआ? जब उनके सर पे फल गिरा तो उन्होंने फल को खाने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो फल है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे सामने मार्कर है, ठीक है? क्या है? मार्कर है। ये मार्कर है हमारे सामने। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे उसे ऊपर फेंका हुआ है, सर पे आके गिर गया। हम क्या करते हैं, चाहे होता है कोई भी फल या अच्छी चीजें हमारे सामने नीचे गिर जाए तो उसे उठा लो, 100 रुपए का नोट गिर जाए तो उठा लो, है ना? लेकिन न्यूटन जी के पास क्या हुआ कि उनके पास एक सेब का पेड़ था, जिसमें से एक सेब उनके सर पे आके गिरा। उन्होंने उस सेब को खाया नहीं, उन्होंने उस सेब को खाया बिल्कुल नहीं, और उन्होंने ये सोचा कि ये जो सेब है, ये जो सेब हमारा है, वो नीचे आया कैसे? नीचे आया कैसे? सेब तो ऊपर भी जा सकता है, सेब अगर नीचे गिरा तो ये ऊपर भी जा सकता है। अब उनके पास हाथ में क्या आ गया? एक जिद आ गई। क्या गया? जिद, कि ये सेब जो है नीचे गिरा तो गिरा कैसे? तब उन्होंने अपने से मतलब कि मेहनत किया, परिश्रम किया, जांचा, खोजा, देखा, तब उन्होंने बता पाया कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो उस पर कोई बल जरूर लग रहा है, कोई बल जरूर है जो कोई भी वस्तु को क्या कर ले रही है? आकर्षण कर ले रही है, किसी भी वस्तु को आकर्षण कर ले रहा है। लेकिन इसके पहले कई सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस नियम को बताया, लेकिन उतना नहीं बताया। जैसे भास्कराचार्य, वहीर एक हमारे वैज्ञानिक हैं, भास्कराचार्य जो है, गैलीलियो जी हैं, उन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा बल लग रहा है। भास्कराचार्य जी ने भी बताया, गैलीलियो ने बताया, वहीर बताए, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बताया कि कौन सा बल लग रहा है। उनको ये नहीं पता था कि बल कौन सा लग रहा है, उन्हें बस इतना पता था कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को कोई वस्तु टिकी हुई है तो उस पर कोई ना कोई बल जरूर लग रहा है, कोई ना कोई बल जरूर है, कोई ना कोई बल जरूर है, आकर्षण बल जरूर है तो है। उनके सामने ये था, लेकिन उनको प्रूफ नहीं करने वाला था कि उनका जो आकर्षण बल है वो कहां से कैसे लगा। उनके सामने ये बात थी, उनके बाद ये बात आया कि ऐसा बल लग रहा है, लेकिन न्यूटन जी का साथ देने वाले वही लोग थे। जब न्यूटन जी आए तो उनको ये पता चला, उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई आकर्षण बल है, तो सबसे पहले गैलीलियो जी ने उनका साथ दिया था कि हाँ कोई आकर्षण बल है, जिसके कारण कोई भी वस्तु टिकी हुई है। अगर हम इस डस्टर को ऊपर फेंके तो ये गुरुत्वाकर्षण की जो एक रेंज है उसको तो पार नहीं कर पाएगा, वो आके नीचे ही आएगा। क्रिकेट खेलते समय गेंद को अगर सिक्स कोई मारता है तो गेंद आके नीचे ही गिरती है। किसके कारण गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण नीचे गिरता है, ये रीजन होता। अब न्यूटन जी ने कहा कि ऐसा बल जिसके कारण कोई भी वस्तु, दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है वो आकर्षण बल कहलाता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, व्यवस्थित हैं, जिंदा हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जिंदा हैं। खोज किसने किया? सर आइजैक न्यूटन जी ने खोज किया। अब हम बातें करते हैं गुरुत्वाकर्षण के महत्व के बारे में। हमने जाना कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, ऐसा बल
जो अपना आकर्षण गुण रखता हो उसी को हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके महत्व के बारे में जानना है, गुरुत्वाकर्षण का महत्व है क्या। भाई हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, अगर कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े को परखते हैं कि ये सूती अच्छी वाली सूती है कि नहीं है। अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, अगर हम बढ़िया चीज गेहूं अनाज खरीदना हो तो उसके बीज को परखते हैं कि ये बीज अच्छा है कि नहीं है। ऐसे ही हमारे बुक्स में भौतिक जगत को जोड़ना ही हमारा क्या काम है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें अपने भौतिक से ही पढ़ना है, हमें भौतिक से ही पढ़ना है, हमें भौतिक के बारे में जानना है। हमें इस तरीके से नहीं जानना कि रट लो रट्टा वालों काम खत्म। हमें भौतिक पढ़ना है, भौतिक है क्या, भौतिक विज्ञान किसे है, इन सब चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानना है। गेहूं खरीदने गए, परखा हमने, उसके महत्व को जाना, कोई दुकानदार समझाएगा ये देखो इसका ऐसा दाम है, आप ऐसा होगे ऐसा होगा, है ना। वही चीज हमारा होता है कि हमें गुरुत्वाकर्षण के महत्व के बारे में जानना है कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, है ना। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है, देखिए सर, सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण के महत्व के बारे में जानते हैं। इसका महत्व है क्या, उन सब चीजों को नोटेड पॉइंट लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, और कॉपी लेकर पेन लेकर बैठे हो तो आप नोट करिए, अगर नहीं लेकर बैठे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, मन लगाकर देखिए, कोई बात नहीं लॉन्ग जाएगा लेकिन हम अच्छे से सीखेंगे जरूर, ठीक है। पहला जो हमारा टॉपिक हो, पहला महत्व हमारा क्या है, महत्व की बात करें तो महत्व में हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण का महत्व, ठीक है। देखो महत्व में अगर हम बात करें, जो पहला महत्व होता है, जाहिर सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो यहां हम बात करते हैं खोज किसने किया था गुरुत्वाकर्षण का, तो आप बताओगे जो खोज किया था उसने सर आइजक न्यूटन जी ने किया। किसने किया था, सर आइजक न्यूटन, जिसे हम एन के नाम से भी जानते हैं। खोज किसने किया था, सर आइजक न्यूटन। दूसरा, इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं, ठीक है। गैलीलियो का नियम भी हम क्या कहते हैं, समझ में आया। अब गैलीलियो जी क्या कहे थे उसके बारे में आगे भी है। तीसरा, यह सदैव आकर्षण बल, क्या होता है, यह सदैव आकर्षण बल, क्या होता है, आकर्षण बल होता है। यह सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है, समझ में आया। चौथा बात करें, ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, यह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल है, आकर्षण बल है। यह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक वस्तु हम हो गए और पृथ्वी हमारी वस्तु हो गई, इन दोनों बीचों के जो बीच बल लगता है वो आकर्षण बल। पांचवा, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल, ये ध्यान रखिएगा, सबसे कमजोर बल है, ठीक है।
कोष्टक में भाई किताबों में हर जगह दिया रहता है ये पृथ्वी में पाया जाने वाला क्या है कमजोर बल है। फिर दिया रहता है कि कोष्टक में या तो लिख दिया जाएगा यह दुर्लभ बल, ठीक है, दुर्लभ का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, यह दुर्लभ बल है, ठीक है, ये क्या है दुर्लभ बल है। ठीक, ये पॉइंट हमारे सामने अच्छी सी बातें चीजें हमें देकर जाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण हमारा होता क्या है। तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण की सबसे पहले जो खोज की थी उन्होंने न्यूटन जी, फिर हमने गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसे। यह सदैव आकर्षण बल होता है, यह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या होता है कमजोर बल। अगर आप एक पॉइंट और नोट करना चाहते हैं तो एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं जिसमें आपको मिलता है, अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहोगे कि इसको हम कैपिटल जी, इसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर कि इसमें कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो हम बताने वाले हैं आपको कैपिटल जी का मान, ठीक है। तो जो कैपिटल जी का मान होता है वो होता है 6.67 into 10⁻⁻11 होता है मीटर प्रति सेकंड। जो गुरुत्वाकर्षण का जो निदान होता है वही है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, 6.67 उड़ते 10⁻11 मात्र मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल, ठीक है, विकल्प हो। अब देखो या आप 6.67 उड़ते 10⁻11 लिखिए, ठीक है, जो हमारा नियतांक होता है। ठीक, अब देखो सर आइजैक न्यूटन इसे खोज करता थे, इन्होंने गैलीलियो का भी नियम दिया, यह सदैव आकर्षण बल होता है, यह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है, और यह दुर्लभ बल होता है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान बताओ 6.67 × 10⁻11 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं कि न्यूटन द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। हम बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। कर्षण का नियम देखिए, सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या भाई, इस नियम जो नियम हमें दिया गया, जो फॉर्मूला हमारे सामने आया, उसी को हम क्या कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन जी के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन जी ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था कि अगर कोई जो हमारे सामने दो पिंड है या दो वस्तु है उनके बीच की दूरी हमारे सामने हो तो उन पर लगने वाला बल कितना हो सकता है, उन्होंने ये बताया था। उन पर जो लगने वाला बल होगा वो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा हमारे सामने एक वस्तु ये रखी हुई है और एक वस्तु ये, जिसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान क्या है m2। दो वस्तु m1 m2 रखा गया, समझ में आया, m1 रखा गया m2 रखा गया, जिसमें अगर हम बात करें इन दो वस्तुओं की जो बीच की दूरी है वो कितनी है r, क्या है r, ठीक है। इन दो वस्तुओं की जो बीच की दूरी है r है, तो इन पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है समानुपाती होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब इसकी भी दूरी ये है r, इसकी भी दूरी क्या है r, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कहा गया कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया, मतलब कि F बराबर m1 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर। तो इनके बीच में क्या आता है, नियतांक आता है F बराबर G
F बराबर G m1 m2 अपान क्या हो जाता है r स्क्वायर। एक नियतांक आता है m1g, आपका क्या कहलाता है नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या बोलते हैं नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बोलते हैं। ठीक, नियतांक कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो g का मान बताया हमने कितना बताया 6.67 गुणित 10 की घात -11, 6.67 गुणित 10 की घात -11 हमने क्या बताया नियतांक। ठीक है, अब यही जो हमारा फार्मूला बन जाता है, जो फार्मूला बना हमारा F बराबर G m1 m2 अपान क्या हो गया r। इस पर लगने वाला जो बल होगा, दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है F बराबर G m1 m2 अपान क्या होता है r। अब इसके जरिए कई सारे फार्मूले हमारे सामने बन सकते हैं। अगर हम आपको बताएं, जैसे कि फार्मूला हमारा बन सकता है, अगर आपसे कोई पूछे बल आप निकालना चाहे बल निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे कोई कहे कि m1 m2 से निकालिए, मतलब कि m1 m2 बराबर m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये होगा f r स्क्वायर अपान क्या हो जाता है g। ये ध्यान रखने वाली, ठीक है, m1 m2 बराबर fr स्क्वायर dt। अगर आपसे कोई त्रिज्या निकालने के लिए पूछे, सॉरी दूरी, तो आप दूरी बराबर क्या करोगे r स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा r स्क्वायर बराबर g m1 m2 अपान क्या हो जाएगा f। कभी कभी हम इसी में गलती कर देते हैं और आपसे ये तीन चीजें पूछेगा, कोई बड़ा चीज आपसे नहीं पूछेगा। अगर द्रव्यमान समान है, तो अगर जो भार समान है और आपसे पूछा कि दोनों भार समान है, तो आपको प्रत्येक के अलग अलग भार निकालना हो, तो आप m1 m2 करोगे, तब m1 m2 बराबर क्या जाता है fr स्क्वायर अपान क्या होता है g। लगने वाला बल जो होता है F बराबर g m1 m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर होता है। इनकी दूरी अगर हम निकालना चाहें तो g बराबर m1 m2 अपान क्या होता है f होता है। अब कहोगे सर इनका मात्रक बता दीजिए, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक भी न्यूटन हमारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो आप इस तरीके से आप यहां से भी निकाल सकते हो, अगर आपको अच्छे से निकालना हो। न्यूटन केजी क्या हो गया, हाँ न्यूटन केजी, अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो आप जान सकते हो मीटर पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान दूरी का मतलब मीटर पर अपान दूरी का मतलब क्या होता है मीटर मीटर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, इसको हम डायन भी बोल सकते हैं, सीजीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो m1 होता है और m2, इनकी बीच की दूरी r होती है, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर होता है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमारे सामने एक नियतांक आ जाता है, जिस नियतांक का जो मान होता है F बराबर g होता है m1 m2 अपान क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। F बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर। अगर द्रव्यमान निकालना हो तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है r स्क्वायर अपान c। अगर दूरी निकालनी हो तो r स्क्वायर बराबर g m1 m2 अपान f हो जाता है। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फिर आगे हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरिकल हमें देखना है, बेसिक न्यूमेरिकल को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए अगर हम बात करें जो हमारा बेसिक न्यूमेरिकल होता है उसके लिए, देखिए हमारा द्रव्यमान m1 का है 5 kg, ठीक है, m2 दे दिया हमारा 5 kg, है ना, और
उसके बाद उसकी दूरी दे दिया हमारा, r का वैल्यू हमें दे दिया है 2 मीटर। कितना दिया? 2 मीटर। ठीक है, फिर आपसे कहा कि इस पर लगने वाला बल बता दीजिए और g का मान कितना, लगने वाला बल, और g का वैल्यू आपको हमेशा दिया रहेगा 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। इतना समझ में आया? अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात, हमें पता है F बराबर m1 into m2, F बराबर g m1 into m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर। क्या होता है? r स्क्वायर। F बराबर g m1 into m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर। ये हो गया। तो F बराबर g का जो वैल्यू होता है 6.67, g का जो वैल्यू होगा 6.67 into 10 के पावर माइनस 11। 6.67 into 10 के पावर माइनस 11। और द्रव्यमान हमारा कितना दिया है? एक 5 दिया है और एक 5 दिया है। आर स्क्वायर का मतलब 2 गुणित 2, यही है 2 गुणित 2। F बराबर 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11 गुणित 25 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। अब 6.67 में 25 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 6.67 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सते 35, 35 का यहाँ पे आ गया आपका 5, 5 6 30, 30 और 3 33, हाथ में आया 3, 5 30 में 33, 7 गुना 14 का 4 हाथ में 1, 6 गुना 12 13 का 3 हाथ में 1। ठीक है, 13 का 3 हाथ में 1 और 6 गुना 12 13, 5 4 3 7 3 3 6 3 3 6। अब यहाँ पे दोनों का दशमलव दोनों का दशमलव। ठीक है, तो F बराबर हमारे सामने आएगा 166.75 गुणित 10 के घात माइनस 11 बटे 4, है ना। अब देखो भाग देंगे तो हम भाग देना जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे भाग देते हैं 166.75 को किससे? 4 से। 4 से भाग के 4 बच जाएगा, 4 4 कितना हो गया? 16 हो गया, कट गया। फिर 6 उतरा, 4 एक कितना हो गया? 4 बचा कितना? 2, है ना। 2 बचा। अगर पॉइंट यहाँ लगाया तो पॉइंट हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 27 आ जाएगा, मतलब कि 4.4 4 से 24, 4 से 28, 4 से 24, है ना। तो उस तरीके से मान के चलते हैं 24 और 27, मतलब कि 4 से 24, 4 से 28, 24 मतलब यहाँ 3 आया और 5 का 4 से 28 14 32 4 से 30 36, मतलब कि 8 बार। मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा लगभग हम आपको बता रहे हैं F बराबर या सही है। ठीक है, हम लिख सकते हैं 41.68 न्यूटन आंसर। ठीक है, 41.68 न्यूटन हमारा इसमें क्या आता है? बल। तो इस तरीके से मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन बनेंगे। कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन हार्ड दे दिया जाएगा, वो हार्ड कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी होगी। ठीक है, अभी क्या था कि बेसिक हम इस पे न्यूमेरिकल लेके जरूर आएंगे, 2-4 न्यूमेरिकल हम आपको जरूर इस पे लेकर आएंगे, आपको सॉल्व जरूर कराएंगे आपका एनसीईआरटी पैटर्न। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, सार्वत्रिक विभाजन का नियम क्या होता है, इसलिए क्या था, उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है कि सार्वत्रिक विभाजन का नियम किसने दिया है, उन सब चीजों को हम अच्छे से जानेंगे। समझ में आया? चलो, तो न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया अच्छे से। अब आगे चलते, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आता है केपलर का नियम, इसका नियम आता है केपलर जी का नियम आता है, जो आपके क्लास का बहुत ही अच्छा चीज है। उसके बाद केपलर का नियम क्या है हमारा? केपलर का नियम। देखो
केपलर के नियम से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, गैलीलियो जी का नियम, क्योंकि हमारा छोटा था। तो केपलर के नियम से पहले हम पढ़ेंगे गैलीलियो का नियम। इसका देखो गैलीलियो का नियम, ठीक है। देखो बात ये नहीं है कि न्यूटन ने जो नियम दिया है वो हमारा वो सही है, ठीक है, लेकिन गैलीलियो जी ने इसे पहले बताया था। उन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, किसी वस्तु को ऊपर छोड़ते हैं, वो बिना फोर्स, बिना किसी बल, मतलब कि ऊपर से नीचे छोड़ने पर वो सीधा नियत मतलब अपने आप ही क्या आती है, नीचे आ जाती है, मतलब गिर जाती है, समान चाल से आई नीचे गिर। आप जंप मारो ऊपर या छत पर से कूद जाओ तो आप एक चाल के साथ, एक वेग के साथ आके नीचे गिरोगे। जंप ऊपर मारे फिर नीचे आके गिरना तय, गिरा ना आपने। तो गैलीलियो जी ने ये बताया कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, अगर हम किसी वस्तु को मुक्त अवस्था से नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो वो आगे कहां होता है, नीचे। कहां आता है, नीचे गिर जाता है। और जो उस पर बल लगता है वो कोई आकर्षण बल लगता है। उन्हें ये नहीं पता था कि उस पर जो लगने वाला बल है वो आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल है, उन्हें ये नहीं पता था। तो उस पर जो लगने जो वाला बल था वो कौन सा बल था, आकर्षण बल था। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, कोई आकर्षण बल है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया, कोई ना कोई हमारे सामने आकर्षण बल है, इतना ही उन्होंने ये बताया। तो उससे ज्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं था। बस उन्होंने ये बताया कि कोई हमारे सामने आकर्षण बल रखा गया है, कोई हमारे सामने क्या है, आकर्षण बल है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि दो वस्तु, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंके तो नीचे आके गिरेगा, अर्थात कोई बल उसके सामने, कोई बल क्या कर रहा है, खींच रहा है, वो आकर्षण बल है। उन्हें यही बस इतना पता था। तो उसके बाद ज्यादा उन्होंने ये नहीं जानते थे कि आकर्षण बल क्या है, कौन सा बल है, उन्होंने ये इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन गैलीलियो ने पहले ही बता दिया था कोई आकर्षण बल जरूर है, जिसके कारण हम सभी क्या हुए हैं, टिके हुए हैं, ठीक है। तो गैलीलियो का नियम हमारे सामने यही आता है। अब हम बात करते हैं केपलर का ग्रह, जो उन्होंने बताया था, केपलर जी ने बताया था ग्रही गति। क्या बताया था, ग्रही गति, ठीक है, गति के। अब केपलर जी ने ग्रह के बारे में बताया, उनका जो नियम था पूरा डिपेंड जो था ग्रही के नियम के आधारित था। उनके 3 नियम थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, 3 उनके पास नियम थे। अब आपसे कोई पूछेगा केपलर के कितने नियम थे, तो आप बताओगे केपलर जी के 3 नियम थे। कितने नियम थे, 3 नियम थे। उन्होंने 3 नियम बताया। केपलर जी कितने नियम बताए, 3 नियम बताए। अब 3 नियम में से उनके पास नियम कौन कौन से थे वो भी हमें समझना जरूरी कि केपलर ने बताया क्या, ग्रह के संबंध में नियम उन्होंने क्या बताया, वो हमें बहुत ही जानना जरूरी है कि ग्रह से रिलेटेड उन्होंने नियम हमें क्या दिया था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें उनका जो फर्स्ट या पहला जो रूल होता है, पहला जो रूल है हमारा, उनका जो नियम है क्या है, उन्होंने जो नियम बताया, उनका जो पहला जो नियम था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या सूर्य जो है, पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है, सूर्य की लगाती है। तो जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। जो प्लस हमारा है वो सूर्य है, सूर्य, ठीक है। इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है, ग्रह। पहला नियम उनका ये था कि अगर जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। केपलर के प्रथम नियम उन्होंने ये बताया था कि जो ग्रह होते हैं हमारे वो दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं
उन्होंने वृत्ताकार नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि जो ग्रह हमारे होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। वो उन्होंने ये बताया किसके जरिए? ग्रह के गति के नियम के जरिए। उनका संपादन यही था कि ग्रहिक गति के नियम के बारे में उन्होंने ये बताया जो हमारे ग्रह होते हैं भाई साहब, जो हमारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं कि दीर्घ वृत्ताकार गति करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये बताया। समझ में आया? अब बात आता है कि उनके देखिए पहला नियम ये सिंपल सा है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये संपादन दिया कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, इसीलिए केपलर को ग्रहीगत के नियम से भी जाना जाता है। जो ग्रहीगत नियम है वो क्या करते हैं? केपलर जी ने बताया कि जो ग्रहीगत नियम होता है वो जो ग्रह होते हैं हमारे वो दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो पहला नियम आपको पता चल गया कि उनका पहला नियम है क्या। ठीक है, अब द्वितीय नियम के बारे में चलते हैं। उनका सेकंड रूल क्या होता है उनके बारे में। उन्होंने सेकंड रूल में बताया कि कोई भी ग्रह, जैसे हमारे सामने ये सूर्य है, अब दीर्घ वृत्ता क्या कर रहा है कि ग्रह चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दीर्घ वृत्ता क्या कर रहे हैं? ग्रह चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। दीर्घ वृत्ताकार क्या कर रहा है? ग्रह चक्कर लगा रहा है। अब जो ग्रह चक्कर लगा रहा है, जो हमारा ग्रह चक्कर लगा रहा है, अब अगर उसका जो दीर्घ वृत्ताकार अगर समान क्षेत्रफल है तो समान क्या होगा? समान चाल होगा। अगर ये समान दूरी है तो समान चाल से क्या करेगी? गति करेगी। समान चाल से गति करेगी और समान क्षेत्रफल भी हो। अगर समान चाल से गति किया, समान वो किया तो समान गति भी किया उसने। अब उसमें सबसे बड़ा उन्होंने ये बताया कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? दूरी को हमने बढ़ाया, ये डिस्टेंस है। अगर हम जैसे ही दूरी को बढ़ा देते हैं, ऐसा बना दिया, ये ग्रह था यहाँ पे हमने कर दिया। जैसे ही हम क्या कहते हैं दूरी को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? दूरी को हमने बढ़ाया तो इसकी जो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? चाल कम हो जाती है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम किसी भी वस्तु की दूरी को बढ़ा दें तो उसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उन्होंने ये बताया ग्रहीगत गति। अगर कोई ग्रह है उसकी दूरी बढ़ गई हो तो उसकी ऑटोमेटिक क्या होती है? चाल कम हो जाती है। क्या हो जाती है? चाल कम हो जाती है। केपलर के नियम के अनुसार द्वितीय नियम में यही बताया गया अगर कोई ग्रह है, अगर कोई ग्रह है तो उस पे अगर उसकी दूरी को आप बढ़ा दो तो उसकी चाल कम हो जाएगी। जैसे आप 300 मीटर की दौड़ लगा रहे हो, आपके सामने आ गया 300 नहीं 600 मीटर की दौड़ लगाना है, तो आप क्या करोगे? अपनी चाल को पहले कम कर दोगे। ऐसा करेंगे 300 मीटर पहले आराम से कवर करें, फिर तेज से अपनी स्पीड को बढ़ाएं। तो वो तो दौड़ की बात होगी, लेकिन ग्रह में क्या है कि अगर दूरी ज्यादा है तो अपनी चाल को कम कर देगा और धीरे धीरे क्या होगा? चलेगा। तो केपलर जी के द्वितीय नियम ये था। तृतीय नियम उनका ये है, तृतीय नियम ये है कि उनका जो आवर्तकाल या जो परिणाम काल का नियम है, ठीक है, उनका तृतीय नियम है। तृतीय नियम बहुत ही अच्छा है। तृतीय नियम ये है उनका कि अगर कोई भी ग्रह चक्का लगा रहा है तो उसका परिणाम या जो उसका जो टाइम होगा, समय होगा, वो किसके बराबर होगा? उसके वर्ग के बराबर होगा। उसका जो समय होगा वर्ग के बराबर होगा और जो उसकी त्रिज्या होगी वो किसके बराबर होगी? वो जो उसकी दूरी होगी वो उसके घन के बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि t स्क्वायर डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, 1/r² या आवर्तकाल के बराबर जो आपका परिणाम काल का नियम जो परिणाम होता है वो किसके बराबर होता है? r³ के बराबर। किसके? r³ के बराबर होता है। ये हमें इतना ध्यान रखना होगा कि जो अगर परिणाम बढ़ रहा है तो उसकी दूरी घटेगी,
अगर परिणाम मतलब समय, और उसके बाद अगर दूरी बढ़ रही है तो समय हमारा क्या होगा, घटेगा। मतलब कि अगर दूरी बढ़ी तो कम, मतलब दूरी बढ़ी तो चार्ज भी कम होगा, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं, तो जिसे, अब ध्यान रखिएगा, हम इसको आराम से ये लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है T डायरेक्ट इक्वल टू 1 अपान r3 या T स्क्वायर अपान क्या होता है r3, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ये, ठीक है। अगर हम बात करें तो यही पूरा फॉर्मूला उसमें क्या होता है कि केपलर के ग्रह के तृतीय नियम से चलता है। केपलर के तृतीय नियम को हम कहते हैं परिणाम काल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणाम काल का नियम। आपसे कोई कहेगा कि परिणाम काल का नियम क्या है, तो आप कहोगे केपलर के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, परिणाम काल का नियम भी कहते हैं। और उसपे जो परिणाम होता है उसका समय का स्क्वायर होता है, तो उसकी दूरी का क्या होता है, q। जो t स्क्वायर ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अपॉन r क्यूब होता है बराबर t स्क्वायर अपॉन क्या होता है, r क्यूब, जिसे स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरांक। क्या कहते हैं, स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो पहला नियम, ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है, अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आवर्त काल उसके वर्ग के बराबर है तो उसकी दूरी क्या हो जाती है, क्यूब हो जाती है, जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। केपलर के तृतीय नियम को हम परिणाम काल का नियम भी कहते हैं। केपलर के तृतीय नियम को क्या बोलते हैं, परिणाम काल का नियम भी कहते हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक। एक लास्ट टॉपिक की हम बारे में बात कर लें, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जानना है, ठीक है। क्योंकि आपको एडवांस भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तक हम जाने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन जी ने क्या बताया, गैलीलियो जी ने क्या बताया, केपलर के ग्रह संबंधी नियम कौन कौन से थे। अब भास्कर जी का भी हम देख लेते हैं। भास्कराचार्य द्वारा भास्कराचार्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए, इसमें कहानी बनाई हुई है। कहानी ये बताया गया है कि एक गुरु थे, एक गुरु है। कहानी इनके द्वारा कहा, मतलब कि समझाने के लिए कहानी बनाया गया। आपसे ये पूछना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान आप भगवान को मानते हो कि भौतिक विज्ञान को मानते हो, अर्थात साइंस को मानते हो, इसको मानते हो। भगवान, अगर भगवान को आप मानते हो तो भगवान ने कहा कि पूरी सृष्टि हमने बनाई। भगवान को अगर आप मानोगे तो भगवान कहेंगे कि हमने पूरी सृष्टि को हमने बनाया। लेकिन साइंस अगर कहता है तो साइंस कहता है ये पृथ्वी पहले आग का गोला था, आग का गोला था, इस पे कई वर्ष से बरसात हुआ, कई वर्षों तक बरसात हुआ, जिसके कारण ये क्या हो गया, पृथ्वी ठंडा हो गया। और ठंडा होने के कारण इस पे एक कोशिकीय जीव का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, है ना, एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो भगवान को मान रहे हैं तो आप वेद पुराण पे जाइए। साइंस प्रूव करता है, विज्ञान क्या करता है, प्रूव करता है। अगर हम बात करें भास्कराचार्य के नियम के द्वारा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भास्कराचार्य ने जो बताया, इनकी कहानी है, एक गुरु थे, क्या है, एक गुरु है और एक क्या है, शिष्य। क्या है, शिष्य। शिष्य पूछता है कि गुरु, पृथ्वी हमारी किस पे टिकी हुई, ये जो पृथ्वी है हमारे जो घूम रही है वो किस कारण टिकी हुई है, वो किस कारण, किस वजह से टिकी है, वो गिरती क्यों नहीं है। तो भास्कराचार्य ने बताया इस पर कोई बल लग रहा होगा। उसने कहा कि गुरु जी, जो बल लग रहा है कौन सा लग रहा है, तो उनको पता तो नहीं था। उन्होंने बताया कोई बल तो जरूर लग रहा है, कोई आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, कोई आकर्षण बल लग रहा है। उसने कहा कि इस आकर्षण बल लग तो रहा है,
लेकिन गुरुजी कौन सा बल है, आकर्षण बल तो है लेकिन कौन सा बल है। तो वो जब वो बताए, उन्होंने बताया तो शिष्य ने कहा सर क्या कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बल है, कोई बल जरूर है लेकिन उसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी उनकी है। तो कहानी में उन्होंने ये बताया कि कोई भी वस्तु है, अगर पृथ्वी है, किसी न किसी बल के कारण क्या है, टिकी हुई है, कोई ना कोई उस पर आकर्षण बल जरूर लग रहा है, कोई ना कोई उस पर आकर्षण बल जरूर लग रहा है। कौन सा बल, आकर्षण बल जरूर लग रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि वो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन उन्होंने ये भी बता, गैलीलियो जैसे बताए इनको बल, इन्होंने बताया, इनसे पूछा गया कि पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, इन्होंने बताया कि बहुत सारे वस्तु, अगर पृथ्वी टिकने का कारण क्या है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हम वस्तु में कई सारे वस्तु क्या है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं। तो पृथ्वी भी क्या है कि आकर्षण बल के कारण टिकी हुई है, जिस बल से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी जो है टिकी हुई है। तो भास्कराचार्य जी ने बस यही बताया कि कोई ना कोई आकर्षण बल है जिसके कारण पृथ्वी क्या है, टिकी हुई है। तो उन्होंने नियम दिया कि अगर कोई वस्तु है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा, कोई ना कोई आकर्षण बल जरूर है जिससे हमारी पृथ्वी क्या है, टिकी हुई है। उन्होंने ये बताया, तो समझ में आया। तो भास्कराचार्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम यही था, उन्होंने यही नियम दिया था कि पृथ्वी पर कोई न कोई बल, आकर्षण बल जरूर है जिससे पृथ्वी हमारी टिकी हुई है। गैलीलियो ने भी यही बताया कि अगर किसी वस्तु को छोड़ते हैं मुक्त अवस्था में तो आगे मतलब नीचे कोई बल लगता है जिससे वो नीचे आके गिर जाती है, कोई बल जरूर है। तो न्यूटन जी ने मतलब खोज किया गुरुत्वाकर्षण बल, व्हील ने भी यही बताया था कोई न कोई बल जरूर है। इनके पहले भास्कराचार्य जी ने बताया, गैलीलियो जी ने बताया, व्हील जी ने बताया, तब न्यूटन जी हमारे आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे से शोधन किया था। समझ में आया। तो इन सब टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था। कल हम इसी के आगे चलेंगे, ठीक है। आप बुक्स में भी देख सकते हो और अपने एनसीईआरटी पढ़ो, अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो एनसीईआरटी को पकड़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से मेहनत करो। हाई स्कूल इंटर वाले सब मेहनत करो, वीडियो अपलोडिंग की जाती है, अच्छे से देखिए, पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना, न्यूटन के बारे में जाना, उसके साथ गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, केपलर के नियम के बारे में अच्छे से जाना। तो आप बुक्स को एक बार आप देखोगे तो आपको और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आज का जो सेशन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। मेहनत, मन लगा के, जोश लगा के, पूरी ताकत लगा दो कि हमें 5-6 साल में कुछ न कुछ जरूर करना है, ठीक है। तो आज का जो सेशन था, आज की जो क्लासेस थी, यही हम कंप्लीट करते हैं। और आप लोग मेहनत करके, मन लगा के पढ़िए। वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, कलम से